इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पानी बिन सब सून। मैं हूं अनंत भट्ट। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। हालत ये है कि राजधानी के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लोग परेशान हैं और सरकार के पास सिर्फ आश्वासन है और बड़े बड़े दावे हैं। अगले आधे घंटे हम पानी की किल्लत को लेकर बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का। देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पानी की परेशानी कोई नई नहीं है। हर साल गर्मी शुरू होने से पहले लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। इस साल भी हालात जुदा नहीं है। हकीकत यही है कि पानी की डिमांड और सप्लाई में अंतर लगातार बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, दिल्ली में रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। गर्मी की मार और ऊपर से पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। पारा चढ़ने के साथ ही दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड की सप्लाई ठीक नहीं, जिसके चलते लोग खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। हर बार की तरह इस बार भी पानी को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। आग बरपाती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद दिल्ली में पानी का टोटा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली वालों को सिर्फ 835 मिलियन गैलन रोजाना नसीब होता है। हकीकत तो ये है कि दिल्ली में रोजाना 205 मिलियन गैलन पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तो पिछले 2 महीने से नल सूखे पड़े हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए जीपीएस युक्त 400 नए पानी के टैंकर मुफ्त उपलब्ध कराने के दावे किए गए, लेकिन ये सभी हवाई साबित हो रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जो लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए प्राइवेट सप्लायर का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी सुबह शाम आता था, पर अब सिर्फ दिन में एक बार आता है, वो भी उस वक्त जब लोग
सोएं या पानी भरें, ये बड़ा सवाल है। क्यों प्यासी है दिल्ली? दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए सरकार ने बवाना, ओखला और द्वारिका में नए प्लांट बनवाए थे। करोड़ों की लागत से बने ये प्लांट बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन दिल्ली फिर भी प्यासी है। इसका कारण ये कि हरियाणा से पानी नहीं मिलने की वजह से ये प्लांट कुछ खास नहीं कर पा रहे। दिल्ली को साल 2006 में ही मूनक नहर से पानी मिलना था, लेकिन नहर तैयार नहीं होने से पानी नहीं मिल सका। इस नहर से लोगों को 80 मिलियन गैलन पानी रोजाना मिलना था, लेकिन हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी से सब कुछ ख्वाब जैसा ही रह गया। पुजारी को मैंने लिखा है, कई दफा लिखा है। अब रावत जी से कहूंगी कि मीटिंग भी कर दे। अभी तक नहीं कहा था क्योंकि वो पार्लियामेंट चल रही थी। अब देखते हैं इसको। इस नहर से जो पानी दिल्ली में आता उसे 3 प्लांट की मदद से दिल्ली के कई राज्यों में भेजा जाता और इससे लोगों की कुछ हद तक प्यास बुझाई जा सकती थी। दिल्ली जल बोर्ड पानी को रिसाइकिल करके सिर्फ 2 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई कर पाती है, जो लोगों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। इन सब के बीच ये अहम सवाल है कि आखिर दिल्ली वालों की प्यास कैसे बुझेगी और कब तक यूं ही पानी के लिए तरसती रहेगी दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो राजधानी की पानी की परेशानी कैसे दूर होगी, समस्या की जड़ क्या है और उससे निजात के उपाय क्या हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोहर खुशालानी, जो कि नेशनल वाटर एकेडमी के निदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा ये एक ऑनलाइन पोर्टल भी चलाते हैं जिसका मकसद लोगों को वाटर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देना है। 5 किताबें इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन पर इनकी छप चुकी हैं। मनोहर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला, सबसे अहम सवाल ये है कि दिल्ली की इस परेशानी की जड़ कहाँ है, क्या है? देखिए, दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसको सुलझाने के तरीके हैं, लेकिन उसके लिए हमको बिल्कुल निश्चय के साथ काम करना होगा जी, और इसको समझना होगा कि ये काम कैसे किया जाए और इसको साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करना होगा। अब केंद्रीय जल आयोग की डिज़ाइन क्षमता से टेहरी डैम बना, वहाँ से भी पानी दिल्ली में आया। दिल्ली में यमुना में पानी है, वो वहाँ से भी पानी आता है। और मुनक कैनाल जो अभी तक पहुँचा नहीं है, उसकी वजह से ही कहा जा रहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या है। और रेणुका डैम, जिसको अभी तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है, उसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि पानी की समस्या दिल्ली में है। लेकिन एक और समस्या है जिसको हम लोग खुद सुलझा सकते हैं, और वो है वाटर कंजर्वेशन। जी, तो वाटर कंजर्वेशन में आप देखेंगे कि एक ज़माना था, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि दिल्ली में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इतना ऊपर आ गया था, वाटर टेबल इतना चढ़ गया था कि लोगों को डर था कि फाउंडेशंस को छूना शुरू कर देगा, ऊंची ऊंची इमारतों के। जी, तो दिल्ली में जगह जगह पे ट्यूबवेल्स लगाए गए पानी को सिर्फ निकालने के लिए और उसको निकाल के फेंकने के लिए नदी में, और किसी तरह से वाटर टेबल को नीचे करने की कोशिश की गई। बजाय इसके कि उस पानी का इस्तेमाल किया जाए, उसको बर्बाद कर दिया गया। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज ये समस्या है कि वाटर टेबल जो है दिन ब दिन नीचे 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 उतरती जा रही है, क्योंकि जल बोर्ड इतना पानी नहीं सप्लाई कर पा रहा है और जो ज़मीन में जो पानी है वो जा नहीं पा रहा है, पानी परकोलेट नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की वाटर टेबल इसलिए नीचे हो रही है और जितना पानी उसमें से निकल रहा है जी, वो ज़्यादा है कंपेयर टू जितना वाटर पानी उसके अंदर जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि एक उपाय है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। जी, इस चीज़ के बारे में बोला ज़्यादा जा रहा है लेकिन किया बहुत कम जा रहा है। जी, मनोहर जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी मतीन अहमद, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। सीधे उसी अधिकारी से हम बात करते हैं जो कि जिम्मेदार है दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए। मतीन साहब, स्वागत है आपका। दिल्ली में हाहाकार मचा है पानी को लेकर, दिक्कत क्या आ रही है? डिमांड और सप्लाई में इतना अंतर क्यों है? क्या पानी की कमी है और कमी क्या की वजह क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है?
देखिए ये तो नेचुरल है, डिमांड मई जून में बढ़ती है जब गर्मी होती है जी, और सप्लाई तो बढ़ती नहीं है, बल्कि सप्लाई और कम होती है। और जो अभी वाटर हार्वेस्टिंग की आप बात कर रहे थे, पूरी दिल्ली पक्की हो गई है जी, और आधे से ज्यादा दिल्ली पहाड़ पे बसी है, चाहे साउथ दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो जी, और महरौली का इलाका हो, सब वो पहाड़ पे है। वहाँ ग्राउंड वाटर ना के बराबर है, बहुत कम है। जी, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी, और पानी की सप्लाई बढ़ नहीं पाई है। जी, तो इस टाइम तो गांव देहातों में भी जहाँ पानी खूब होता है वहाँ भी पानी की कमी हो जाती है। जी, तो वो दिल्ली में भी पानी की कमी 200-250 MGD की है, जी। जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मतीन जी, यहाँ पर हमारा आपसे सवाल ये है, तो क्या ये माना जाए कि ये समस्या चिरस्थायी है, इसका कोई समाधान नहीं है? हालांकि नहीं, सरकार समाधान है, समाधान कुछ सरकार कोशिश कर रही है। जी, जो हरियाणा से हमें पानी मिलना था, जो मुनक नहर में आएगा, जो सीपीज होती है कच्ची नहर में, जी, वो पक्की नहर में आएगा तो 180 MGD पानी हमारा बढ़ेगा, जी, जिससे हम 40-45 लाख लोगों को पानी दे पाएंगे। जी, और दिल्ली जल बोर्ड ने जो टैंकरों का सिस्टम था उसमें GPS सिस्टम लगाया है, जो चोरी होता था, इधर उधर पानी जाता था, उस पर भी रोक लगी है। जी। जो वाटर लाइन है उन्होंने रिप्लेस भी किया है, जो लीकेजेज है उनको भी, बड़ी लीकेजेज को हमने बंद किया है। मतीन साहब, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि आप चाहे लाख दावे करें, आप चाहे लाख ये बात कहें कि हमने GPS लगा दिया है वाटर टैंक्स के अंदर, हम उन इलाकों पर नजर रखे हुए पानी की चोरी को रोक रहे हैं, तो ना तो पानी की चोरी रुक रही है और वाटर टैंक्स पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि वो फोन करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पानी के टैंकर्स नहीं आते हैं। नहीं, अगर कहीं हमारा जल बोर्ड का कोई टैंकर चोरी करता है या कहीं बेचता हुआ होता है तो उसकी शिकायत हमें पहुंचानी चाहिए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी, एक सिस्टम होना अलग है, लेकिन उस सिस्टम के तहत कार्रवाई होना अलग बात है। लोगों की शिकायत यह है कि कोई कार्रवाई नहीं होती, लाख कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, इसकी वजह क्या है? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अगर वो किसी ने कंप्लेंट की, वो बताए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम करवाएंगे उस कार्रवाई को। जी, या मुझे सीधे कंप्लेंट कर दें वो। चलिए, आप ये बताइए कि इस समय कितने GPS वाले वाटर टैंकर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं? देखिए, 400 टैंकर हमारे आने थे, अभी 200-250 टैंकर आए हैं जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जी, तो सवाल फिर वही है कि सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन उन दावों पर अमल कितना हो पाता है, वो लोगों में हकीकत तक उन दावों का असर कितना हो पाता है, ये साफ नहीं है। 400 टैंकरों का दावा किया गया था कि इस बार गर्मी में परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन परेशानी जस की तस है। नहीं, उसके अलावा जो पुराने टैंकर थे वो भी हमने लगा रखे हैं, टैंकरों की वैसे कोई कमी नहीं है। एक अक्सर सवाल यह भी उठता है लोगों के जहन में कि पानी की कालाबाजारी होती है और इसके अंदर जो जल बोर्ड के लोग हैं उनकी मिलीभगत होती है, जिससे कि प्राइवेट टैंकर्स को फायदा पहुंच सके। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उसी को कालाबाजारी रोकने के लिए जो लोग इधर उधर टैंकर बेचते हैं, इसलिए तो GPS सिस्टम से हम टैंकर चलवा रहे हैं जी। और जब पूरे टैंकर आ जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत कहीं चोरी होती भी होगी वो भी रुक जाएगी। तो क्या कभी आपने इस बात का मूल्यांकन किया है कि कितना असर पड़ा है, आपने जो कदम उठाए हैं उसका कितना असर पड़ा है? नहीं, जो चोरी होती थी उसमें कमी आई है। जो 200 टैंकर हमारे 250 चल रहे हैं GPS सिस्टम पे, वो बेईमानी नहीं कर सकते, वो करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। आपका जो हमारी जो बात है, आप एक जनरल बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कमी कितनी आई है, कुछ परसेंटेज, कुछ आंकड़ा आपके पास होगा कि आप क्या उसको देखते हैं? आपको फीडबैक, वो फीडबैक नहीं लेते हैं? वो तो एक तरह से अभी सीजन शुरू हुआ है गर्मी का जी। ये मई समझिए आप जो शुरू होती है अप्रैल तक ठीक था। जब मई में ये हाल है मतीन साहब, तो फिर आगे आगे क्या हाल होगा? लोग तो इसी बात से परेशान हैं। नहीं, देखिए, मई और जून में तो रहता ही है, मई जून में रहेगा, बाकी जुलाई में तो फिर बरसातें शुरू हो जाती हैं और पानी नॉर्मल हो जाता है। मतलब आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है मई जून में? नहीं, बिल्कुल समाधान है पानी का। हम लोगों को जहाँ भी कमी मिलती है पता लगती है, वो पानी के टैंकर भिजवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन जी हमसे बातचीत करने के लिए। मतीन अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उपाध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड के। मनोहर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, बात सुनिए आपने, वो साफ तौर पर कहना है कि मई जून में दिक्कत होती ही है, हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिक्कत सुलझ सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं दिल्ली के पास पानी को लेकर, क्या उनके जरिए ही समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता अगर गंभीरता से कदम उठाए जाएं? बिल्कुल किया जा सकता है। और मतीन अहमद साहब से मैं बड़ी गुजारिश करूंगा कि ठीक है, ये मानते हैं कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में, क्योंकि पहाड़ी इलाके में दिल्ली बनी है तो वहाँ पत्थर है, लेकिन उसके तरीके हैं कि जब आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो आप जो उसके अंदर जो पानी के लिए जैसे ट्यूबवेल नुमा एक बनाते हैं जी, ड्रेन बनाते हैं, जो सबसे पहले जो नीचे वाला एक्वीफर होता है जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है, वहाँ तक आप अगर
पत्थर के थ्रू एक होल कर दे तो पानी वहाँ पहुँच सकता है। पहली चीज़ तो ये है जी। दूसरी चीज़ है कि अगर वाकई दिल्ली इतनी पथरीली थी तो पहले इसमें वाटर टेबल इतना हाई कैसे था जी। तो ऑब्वियसली वाटर लेवल का मिसमैनेजमेंट हुआ है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी कि आप देख रहे हैं कि जमुना बिल्कुल पॉल्यूट हो गया है जी। उसकी एक वजह तो यह है कि जो स्वेज है बगैर ट्रीटमेंट के पहुंच गया जी। स्वेज बगैर ट्रीटमेंट के क्यों पहुंचा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं। जी मनोहर जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का भी सिलसिला शुरू हो गया है और जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही लगातार अपना फोन नंबर टीज कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस नंबर को देखकर आप भी अपनी समस्या, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर विक्रम उनका नाम है। विक्रम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात कहें। विक्रम जी, आपसे हमारी गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें जिससे कि हम आपकी बात साफ तौर पर सुन सकें, आप हमारी बात सुन सकें। मेहरबानी, ऐसा है सर जी। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है डॉक्टर विक्रम से, और अपने तमाम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है या फिर कोई सुझाव अगर आपके पास है दिल्ली की इस परेशानी को लेकर, राजधानी की इस परेशानी को लेकर, तो आप अपनी सुझाव, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है आपकी समस्याओं को दूर करना, उन तक आपकी बात पहुंचे। मनोहर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यमुना की बदहाली की और साथ ही साथ बात करेंगे मध्यकालीन उस व्यवस्था की जिसके बूते दिल्ली 12 महीने जो है पानी से लबरेज रहती थी, यानी कि बावड़ियों की जो पुरानी व्यवस्था है वाटर कंजर्वेशन की, जो लगातार खत्म होती चली गई, उस विषय पर भी हम बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिल्ली प्यासी है, पानी के लिए हाहाकार मचा है और लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार के पास, दिल्ली जल बोर्ड के पास केवल वादे हैं, आश्वासन है। लगातार हम इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मनोहर खुशालानी। लेकिन उससे पहले लोगों के जुड़ने का भी सिलसिला हमारे साथ जारी है। कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इस बीच हमारे साथ गौरव गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, अपनी बात कहें। गौरव, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हमारा संपर्क गौरव से नहीं हो पाया है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मनोहर खुशालानी। मनोहर जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले यमुना की बदहाली की। यमुना हर दिन बदहाल होती जा रही है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हम कर चुके हैं लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। यमुना की जो बदहाली है वो कितनी जिम्मेदार है, और इस पूरी समस्या के लिए अगर यमुना के हालात सुधरते हैं तो क्या दिल्ली की ये समस्या सुधरेगी? देखिए, पहली चीज़ ये है कि वाटर को रिसाइकिल होना बहुत ज़रूरी है जी। और हम कितनी भी वो प्लांट्स लगा लें कि पानी को हमको साफ़ करना है और पानी को क्लीन करने के लिए है, लेकिन इतनी कैपेसिटी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं कि हम पूरे पानी को टेक्निकली उसको साफ़ कर सकें नदी में डालने से पहले। पहले क्या होता था कि जमुना नदी के किनारे बहुत सारे स्वेज फार्म्स होते थे जी, कि सारा जो स्वेज होता था पहले खेतों में जाता था, नेचुरल वे में क्लीन होकर वो नदी में एंटर करता था। वहाँ पे तो हर तरह की कंस्ट्रक्शन हो गई है। अगर आप मथुरा रोड पे जाएं तो जिस तरफ सुएज फार्म होते थे वहाँ पे तरह तरह की कंस्ट्रक्शन हो गई। एक नेचुरल जरिया ख़त्म हो गया। दूसरा जरिया होता है कि जो पानी गंदा है उसको डाइल्यूट किया जाए। डाइल्यूट करने के लिए जो बारिश का पानी पड़ रहा है, जो ज़मीन में नहीं जा रहा है, जो ऊपर से बह के जा रहा है, वो नदी तक पहुँचना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो सरकार ने, जो पब्लिक मनी के साथ बनाया गया,
जो घरों के बाहर से जो एक ड्रेन जाती है सीधी स्टॉर्म वाटर में जाती है, वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को भरना शुरू कर दिया, उसको कवर कर दिया। तो जो पानी है, जो बारिश का पानी है, वो नदी तक पहुँच ही नहीं पाता है, वहीं पे वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है। जो बहुत बड़े नाले हैं, जो एक ज़माने में जब बारिश पड़ती तो नाले बिल्कुल भरे रहते थे ऊपर तक बारिश के पानी के साथ, वहाँ पे सिर्फ सुएज वाटर जा रहा है, क्योंकि सुएज का जो, हालांकि दिल्ली में एक अलग चैनल है। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि सरकार की जो उदासीनता है इन तमाम पहलुओं को लेकर, वो भी एक बड़ी वजह है इस समस्या की? अगर सरकार एक्टिविज्म के साथ काम करे, पूरी एक्टिवली काम करे और तमाम इन पहलुओं पर गौर करे और जो लोग इन लाइंस को, इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करे, तो हालात बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक मनी है जिससे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाए गए हैं और लोगों को कोई हक नहीं है कि उसको कवर कर दिया जाए सर अपनी गाड़ी को पार्किंग करने के लिए। तो इसीलिए अगर सरकार पेनल्टी लगाती उन लोगों पे जिन्होंने अपने घर के आगे जो ड्रेन है उसको कवर कर दिया है और उनको बोलती है कि आप लोग दोबारा अपने ड्रेन को खोलो, क्योंकि उसमें पब्लिक मनी खर्च हुआ है, टैक्स पेयर्स के पैसे लगे हैं। और दूसरा जो हम नालों को कवर करते जा रहे हैं, क्यों कवर करते जा रहे हैं कि उसमें बदबू इतनी ज़्यादा है कि हम, ताकि पब्लिक को पता न चले, उसके ऊपर हम छत लगा देते हैं। लेकिन पहले जब नाले बहते थे तो पूरे तरातर भरे, ऊपर तक भरे रहते थे पानी के साथ और कोई बदबू नहीं होती थी। तो इसका मतलब यह है कि किसी तरह से आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, ऋषि उनका नाम है। ऋषि, अपनी बात कहें। हेलो जी ऋषि, आपको सुन रहे हैं, अपनी बात कहें। सर, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आता, 5 मिनट पानी मुश्किल से आता है, बस बहुत ज्यादा भूखमरी आएगी पानी, तो खारे पानी से गुजारा करना पड़ता है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि अपनी बात कहने के लिए। तो ऋषि की शिकायत ये है कि उनके इलाके में पानी आता ही नहीं है, जल बोर्ड की सप्लाई का पानी, और जो पानी वो इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के कामकाज के लिए वो बेहद खारा है। यानी कि एक तो पानी आ नहीं रहा और जिस पानी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। इस बात पर भी हम मनोहर जी से बात करेंगे। जो भी ऋषि ने जिस समस्या की तरफ मनोहर जी ध्यान आकर्षित किया है कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहेंगे, इससे दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है, दूसरी बात वो पानी इस्तेमाल करने लायक है भी या नहीं, लोगों को ये नहीं पता। ये समस्या कितनी गंभीर है? देखिए, वो लोकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फिल्टर्ड वाटर जल बोर्ड सप्लाई करता है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है जी, और उसको हमने अपने घर में भी टेस्ट करा है, वो पानी साफ़ सुथरा होता है और वो पीने लायक होता है। ये बहुत सारे जो है, जो आरओज बेचने के लिए कंपनीज़ हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वाले फिल्टर्स को बेचने के लिए कंपनीज़ हैं, वो बहुत वहम पैदा करती है कि पानी बिल्कुल सेफ़ नहीं है वगैरह। आप उसको उबाल के पी लीजिए या फिर घर में फ़िल्टर करके पी लीजिए नॉर्मल वे में, तो पानी पीने लायक है जी। उनकी जो समस्या होगी वो लोकल समस्या होगी। ये हो सकता है कि वहाँ पे क्योंकि पानी कम जा रहा है, इसीलिए जो जंक है पानी की वो उसके साथ बह के चली जा रही है। लेकिन इतना तो मेरा मानना है कि जल बोर्ड जो पानी सप्लाई करता है वो पॉल्यूटेड नहीं होता है। जी, जल बोर्ड के ढांचे पर भी हम बात करेंगे मनोहर जी आपसे। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशोर कुमार हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। किशोर, अपनी बात कहें। हेलो जी किशोर, अपनी बात कहें। हाँ सर, यहाँ पे गंदा पानी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर अपनी बात कहने के लिए। तो अक्सर ये शिकायत लोगों को रहती है कि सीवर का पानी मेन जो पानी की लाइन है उससे मिक्स होकर आता है, पानी में बदबू आती है, पानी गंदा है, पानी पीने लायक नहीं है। तमाम ऐसी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। हालांकि जब भी जल बोर्ड के अधिकारियों से हम बात करते हैं, जैसे कि हम मतीन अहमद साहब से बात कर रहे थे, उनका दावा हमेशा यही रहता है कि पानी पूरी तरह स्वच्छ है, पानी कंज्यूम करने के लायक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वाटर वेस्ट भी बहुत होता है। यहाँ पर जहाँ पे वेस्टेज की बात आती है तो आती है बात जल बोर्ड के ढांचे की, जिस पर हम बात करेंगे मनोहर जी से। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, गौरव गुप्ता उनका नाम है। गौरव, अपनी बात कहें। हाँ जी, हाँ जी जी गौरव, अपनी बात कहें। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग जो है गाड़ियां धोते हैं, स्कूटर धोते हैं और ये इतना पानी खराब करते हैं, इनके खिलाफ जो है चालान क्यों नहीं काटे जाते इनके? बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौरव ने एक सुझाव यहाँ पर दिया है और ये सुझाव सरकार के लिए नहीं, लोगों के लिए है, क्योंकि लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर पानी की समस्या है तो पानी की बचत वो करें। अक्सर आपने भी देखा होगा पाइप लेकर लोग न जाने कितना पानी अपनी गाड़ी को धोने में, अपने वाहन को धोने में बर्बाद कर देते हैं। मनोहर जी हमारे साथ मौजूद हैं। दो पहलू है मनोहर जी यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जो जल बोर्ड का स्ट्रक्चर है वो क्या दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, और दूसरी बात जिसकी तरफ इशारा किया गौरव ने कि लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, इनसे कैसे निजात पाई जाए, क्या ऐसे कदम उठाए जाए? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि वाकई पानी हमारा गंदा आता है, तो वो जल बोर्ड वाले ही उस प्रॉब्लम को उसका जवाब दे सकेंगे जी, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकल प्रॉब्लम क्या है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतना मुझे पता है कि पानी जब वहाँ से निकल के आता है
फिल्टर होकर निकलता है तो वो पानी साफ़ सुथरा होता है, इतना मेरा नॉलेज है। बाकी ये सवाल तो जल बोर्ड वाले ही बता सकेंगे, क्योंकि मैं जल बोर्ड में नहीं हूँ। और जल बोर्ड के स्ट्रक्चर का तो मतलब ये है कि वहाँ पे जितना रेड टेपिज्म जितना कम हो जाए, जितना लोगों की बातें सुनी जाएं जी, और जो पानी है वो लोगों तक अगर पहुँचे, अगर कभी पानी की कमी है तो टैंकर, जैसे कई बार नंबर होते हैं कि भाई इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, वो नंबर कई बार मिलते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए अपने पूरे उसमें स्ट्रक्चर में, कि ताकि लोगों को तकलीफ कम हो, लोगों की आवाज़ उन तक पहुंच सके। जी मनोहर जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी नगर इलाके से वाहिद फोन लाइन पर मौजूद हैं। वाहिद, अपनी बात कहें। हेलो जी वाहिद, आपको सुन रहे, अपनी बात कहें। हाँ सर, मेरी जो राय है तो मेरा ये है कि हमारे जो दिल्ली का पानी से इतना प्रदूषण है वो हो गया है कि यहाँ पर इतना इंडस्ट्री लग चुकी है, जिसकी वजह से सर हर एरिया में पानी प्रदूषण हो गया है। तो हाँ सर, मेरी एक गुजारिश होगी कि दिल्ली सरकार है, अगर वो एक आरओ की, जैसे हमारा अभी मैंने जस्ट लास्ट ईयर उसमें पढ़ा था कि पंजाब सरकार ने एक आरओ के प्लांट लगा रखे हैं हर एरिया के हिसाब से, और वो आरओ की 1 घंटे सप्लाई देते हैं जी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं दिल्ली सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक आरओ के चाहे तो या वाटर प्यूरिफायर के कोई प्लांट एक निकालें, जिसकी तरफ से वो 1 घंटे की सप्लाई दें, और अपने पानी का जो प्रदूषण है, ठीक है, या पानी जो दूषित हमारा हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए वाहिद। तो वाहिद ने यहाँ पर एक सजेशन दिया है, पंजाब में कहा जा रहा है उनके द्वारा कि इसका प्रयोग हो रहा है, दिल्ली सरकार के लिए उनका ये सजेशन है। मनोहर जी लगातार हमारे साथ बने। बहुत संक्षेप में हम मनोहर जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक पहले पूरी व्यवस्था थी बावड़ियों की, जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि इसको रिवाइव किया जा सकता है, उस पुरानी व्यवस्था को नई दिल्ली के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कि पूरी दिल्ली प्यासी ना रहे? मैं आपको बताऊंगा कि बावड़ियाँ क्यों काम करना बंद कर गई। बावड़ियाँ ऐसी जगह पे रखी जाती थी जहाँ पे पानी नेचुरल वे में ग्रेविटी के साथ बहकर उनमें जाके पड़ता था बारिश का पानी जी। अब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ बावड़ियाँ थी वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है जी। तो इसलिए वो पानी जब वहाँ पहुँचेगा नहीं तो उल्टा गंदी हो जाएंगी। तो अगर बावड़ियाँ बनानी है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी वहाँ पहुँचना चाहिए, बारिश का पानी जी। और अगर बारिश का पानी वहाँ नहीं पहुँच पाता है तो बावड़ी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रेविटी के साथ पानी इकट्ठा होता है उसमें, और उससे रिचार्ज भी होता है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है जी। तो ये भी एक तरह का वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है जी, और वाटर स्टोरेज का एक तरीका है जी। तो जहाँ पे बावड़ियाँ बन रही हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। और अगर हो चुकी है तो ऐसे ऐसे चैनल्स बनाने चाहिए जी, स्टडी करना चाहिए कि पानी कहाँ गिर रहा है, किस तरफ जा रहा है, और वो पानी वहां तक कैसे पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी की परेशानी पर हमारी खास पेशकश थी बिन पानी सब सून, और इसमें कई सुझाव मनोहर जी ने दिए हैं। उनका कहना केवल ये है कि समस्या बिल्कुल है, समस्या बड़ी भी है, लेकिन ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता, बशर्ते कि गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, कमिटमेंट के साथ कदम उठाने की जरूरत है। केवल वादे करके और दावे करके इस समस्या को नहीं मिटाया जा सकता, इस समस्या से निजात नहीं मिल सकती। गंभीर कदम अगर सरकार उठाएगी तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा और दिल्ली की प्यास बुझेगी। एक बार फिर से अपने खास मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम उन दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने